हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकेगर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर वेक्टर। इन क्वेश्चन की हेल्प से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो चैप्टर की और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, साथ में मैं आपको उनके जो रिलेटेड थ्योरी है वो भी थोड़ी थोड़ी बताता रहूंगा। बट फिर भी अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करना चाहते हैं, तो हमने इससे पहले एक वन शॉट वीडियो भी अपलोड करी थी, जिसमें हमने जस्ट 1.5 आवर्स में, सिर्फ 1.5 आवर में जो है थ्योरी कवर की, और साथ साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से क्वेश्चन से उनके सॉल्यूशन भी वहां पर डाले गए। ये वीडियो एक बच्चे ने हमें कमेंट में, उस वन शॉट वीडियो के कमेंट में लिखा था कि सर कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दीजिए। उस वजह से हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ लेकर आ रहे हैं। थ्रू आउट द वीडियो को देखना बेटा, टॉपिक वाइज ये वीडियो चलेगी, सीक्वेंस में क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप पूरा वीडियो को देखें, आपको क्वेश्चन पसंद आए, आपको कराने का तरीका पसंद आए, और आप चाहते हो कि किसी और चैप्टर के साथ भी ये किया जाए, तो आप उसके चैप्टर का नाम और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि सर इतने के क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करवा दें, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो वही हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। इन दो वेक्टर का सम करना है। जब हमारे पास वेक्टर्स आई जे के कैप की फॉर्म में होते हैं, तब हमारे पास बेटा सम कैसे करते हैं? पहले आई के कोफिशिएंट का सम करते हैं, फिर जे के कोफिशिएंट का, फिर के कोफिशिएंट का। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही आप देखें तो इसमें ही बच्चे गलती कर जाते हैं। मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीधा फर्स्ट टर्म को सम कर देते हैं 14, 10 + 4 14। सेकेंड टर्म को कर देते हैं +4, और फिर हमारे पास अगर आप देखें तो मार्क कर देते हैं थर्ड आंसर। ये गलत हो जाएगा बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या करना होता है, आई के कोफिशिएंट को ऐड करना होता है। ये 10i है, और इधर आई का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें, ये 10i है, इधर 2i है। ये मैंने सभी क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसमें आप ट्रिक में फंस सकते हैं, तो आप ध्यान से करें। 10i -2i आना था, तो 10 - 2i कैप। यहां पर क्या आएगा, 6 + 4 j कैप। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 8i + 10j। ओके, तो क्या आंसर आएगा, सेकेंड। तो फर्स्ट बॉल ही गुगली हो गई बेटा। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को सम कर देते हैं, फिर सेकेंड टर्म को कर देते हैं, आई जे का ध्यान नहीं रखते और इसमें फंस जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आई के कोफिशिएंट का सम, जे के कोफिशिएंट का सम। अगर के होता तो के कोफिशिएंट का सम करते, तो हमारे पास सम ऑफ वेक्टर आ जाता बेटा। Moving toward question number 2, the velocity of an object changes from this to this in 5 seconds. Find the magnitude of average acceleration. बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास नीट में आया हुआ है, जिसमें एवरेज वेलोसिटी पूछी थी। हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन लेकर आए हैं आपके पास, क्योंकि वेलोसिटी फिर भी कर लेते हैं बच्चे, एक्सेलरेशन में थोड़ा फंसते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, फॉर्मूला v2 - v1। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए इस वीडियो के बाद, आप वेक्टर में जो 0 स्कोर कर रहे थे हीरो बन जाएं आप वेक्टर के, तो बिल्कुल आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हर क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से सॉल्व करें, फिर इसका सोल्यूशन चेक करें। आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने ज्यादातर क्वेश्चन ठीक कर लिए तो आप वेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो इसके बाद आप वेक्टर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, v2 - v1। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट भी आई के कोफिशिएंट में से आई का कोफिशिएंट करना है बेटा। ध्यान देंगे तो 4 - 10 -6i कैप, 2 - 4 -2j कैप, 3 - 2 + k कैप, डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। हमें ऑप्शन में क्या दिख रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगी, 1/5 बाहर आ गया। यहां पर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1 रह जाएगा। तो इट बिकम्स √41/5। मैं आपको क्या कह रहा था,
क्वेश्चंस लग रहे हैं सिंपल, बट बच्चे इन्हीं में फंस जाते हैं। अब इसका आंसर नहीं मार्क कर पाते, इतना सॉल्व कर भी लिया फिर भी वो ऑप्शन में से आंसर मार्क नहीं कर पाते। सर रूट 41 थोड़ी पता होता है, हमने कौन सा सीखा है कभी? आपने सीखा है, आप कंपटीशन देने वाले हैं, नीट या जेई का कंपटीशन देने वाले हैं, तो वहां अप्रोक्सीमेशन निकालनी आनी चाहिए। आपको पता है जो रूट 41 है ये रूट 36 से बड़ा है और रूट 49 से छोटा है, तो ये 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। अब अगर आप 5 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो ये हमारे पास 1.2 से बड़ी होगी वैल्यू और ये हमारे पास 1.8 से छोटी हो जाए, सॉरी 1.4 से छोटी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो कौन सी वैल्यू है जो 1.2 टू 1.4 के बीच में लाई कर रही है? ये बन रही है सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से आप कंपटीशन में भी मार्क कर सकते हैं। रूट 41 की एग्जैक्ट वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमें? इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस द वैल्यू ऑफ सी। बहुत सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है इसमें। तो फिर भी ये वन शॉट वीडियो में भी था बेटा, अगर आपने वन शॉट वीडियो देखी होगी तो उसमें भी था, अगर नहीं देखी तो फटाफट से लिंक पे क्लिक करें और वन शॉट वीडियो को जरूर देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यूनिट वेक्टर सम टाइम तो वो ऐसे देता है और कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिख के दे देता है कि ये पी कैप इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। उसमें तो बच्चा बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है। मैंने क्या कहा कि इसको पूरा ऐसे स्टेटमेंट में ना देकर ऐसे दे देगा और पूछेगा सी की वैल्यू क्या है। तो बेटा ये क्या मतलब है कि ये पूरा एक यूनिट वेक्टर के बराबर है, ये पूरा हमारे पास एक यूनिट वेक्टर के बराबर है। ओके, जब आप इसकी मैग्नीट्यूड देखेंगे, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई जे के कैप की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1। इधर क्या हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 0.25, 0.8 का 0.64 सी स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर ले लें बेटा तो इस तरफ क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर आप देखें तो इनको ऐड कर दीजिए बेटा, 98, 0.89 सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों? यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 0.89, तो सी की वैल्यू आ गई रूट 0.1। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और कह दिया कि यूनिट वेक्टर है, ऐसे लिखकर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1। यूनिट वेक्टर के ऊपर एक और बेहतरीन क्वेश्चन वन शॉट में दिया गया था, फटाफट से आप उसे जरूर देखकर आए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखिए, यहां पर आप ठीक है, अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर 10 meter vertically upward. The resultant displacement of body from the initial position is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो ये काइनेमेटिक्स में भी किया जाता है, वेक्टर में, दोनों जगह पर ये क्वेश्चन किया जाता है बेटा। क्या कह रहा है? 6 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। अगर ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम होती तो आप इसे ऐसे ही सिंपल ड्रॉ करके सॉल्व कर लेते। 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, बट अब ये 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड जा, अब आप इसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए बेटा? वेक्टर की हेल्प लगेगी। कैसे बेटा? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे? जितने भी हमारे पास सभी डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, जितने भी हमारे पास ये सभी डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, इन सबका वेक्टर सम कर दो। अब पहले क्या गिवन है? 6 नॉर्थ की तरफ, यानी कि 6 जे कैप। फिर आपको क्या गिवन है? 8 ईस्ट की तरफ, यानी कि 8 आई कैप। फिर आपको क्या गिवन है? 10 अपवर्ड, यानी कि 10 के कैप। अगर आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे तो ये बिल्कुल आसान काम हो गया इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपके लिए। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 200। तो ये हमारे पास आ गया 10 रूट 2 मीटर।
तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा बेटा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास अगर कोई वेक्टर होता है, आगे चलकर भी आप देखेंगे, अगर ये कोई वेक्टर है तो इसकी टेल कहां है, इसका हेड कहां है, इस पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, तभी आप ये एक आर वेक्टर लिख पाएंगे। ए 1,1,-1, बी क्या है 2,-3,4। पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी, तो ए पे है टेल, बी पे है हेड। तो ये वेक्टर क्या होता है बच्चों? ये होता है हेड के कोऑर्डिनेट्स, हेड के कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या आएगा? पहले एक्स के कोऑर्डिनेट 2-1 प्लस, फिर -3-1 जे, फिर क्या आएगा बेटा 4-1 के। क्या ये समझ में आया बेटा? 2-1 -3-1 माइनस 4-1, तो इट बिकम्स आई कैप -4j कैप प्लस 5k कैप। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर बन जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। एंगुलर वेलोसिटी जो हमने वन शॉट वीडियो डाली थी, जो आपको कहा है, उसमें भी हमने इसके बारे में बात करी थी। ये वन शॉट वीडियो है जो हमने डाली थी बेटा, इसका लिंक दिया गया है। इसमें भी हमने एक्सियल वेक्टर के बारे में जोर दिया था। जब टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे तो हमने वहां पर एक्सियल वेक्टर, इसके ऊपर बेस्ड पहले भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्या होता है कि ये एक्सियल वेक्टर किसी बॉडी के एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो रोटेशनल वेक्टर हैं, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी एक्सियल वेक्टर होते हैं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपने अभी तक इनके बारे में ना सुना हो, बट जल्द सुनेंगे, और ये इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से इसको ध्यान में रखना। ये किसके अलोंग एक्ट करते हैं बेटा? एक्सिस के अलोंग। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है, इट एक्ट अलोंग एक्सिस, और हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट जो आप कहें, इस बॉडी के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर। ओके, तो इसका आंसर क्या आना था बेटा? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर इज चेंज्ड इफ, वेक्टर कब चेंज होता है? ये भी वन शॉट में मेंशन किया गया था। इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर आप किसी वेक्टर को, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, ये 5 मीटर है, किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। अगर आप इसे पैरेलली शिफ्ट कर दें, मान लो ये मैंने डुप्लीकेट कर लेता हूं यहां इसको, अगर मैं इसको यहां पर पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो अभी भी ये क्या रह गया? 5 मीटर ईस्ट की तरफ, तो ये चेंज नहीं हुआ। बट अगर आप इसे पकड़ के घुमा दें, रोटेट कर दें, तो अब ये ईस्ट की तरफ रहा नहीं, अब ये किस तरफ हो गया? नॉर्थ की तरफ। अगर आप इसकी लेंथ चेंज कर दें, इसकी लेंथ चेंज कर दें बेटा, तो अब ये 5 मीटर नहीं रहा, कितना हो गया? 7 मीटर हो गया मान लेते हैं। तो अब ये वेक्टर की लेंथ बदल गई। तो इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, यस इट नॉट चेंज। रोटेट कर दें तो चेंज हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, ये आगे चलकर अभी देखेंगे। आपने वन शॉट वीडियो देखी होगी या चैप्टर रिवाइज किया होगा, तो उसमें पता है कि जब हम दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर बन जाता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो अगर आपने इसे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो एक नया वेक्टर बन जाएगा, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। आर्बिट्री स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं बेटा, मैंने सभी क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं सो दैट आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये आपके क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मूविंग टूवर्ड दिस क्वेश्चन, ये आ गया हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बेस। फटाफट से वीडियो को पॉज करें और मार्क करें। सभी बच्चे जीरो ढूंढ रहे थे, है ना?
जीरो ढूंढ रहे थे ना, तो यार ये तो क्लोज ट्रायंगल है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। ये वैसा नहीं है, जीरो दिया नहीं, नहीं तो ज्यादातर बच्चे मार्क कर देते। अगर मैं सही कह रहा हूं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्या होगा बेटा यहां पर, अगर आप ध्यान से देखिए ये जीरो होता अगर ये सभी सेम ऑर्डर में होते, बट ये सेम ऑर्डर में नहीं है। आपको ये पहचानना होगा कि कौन से दो सेम ऑर्डर में हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसका एरो इधर है और इसका भी एरो इधर है, तो ए एंड बी दोनों किस में है बेटा, सेम ऑर्डर में, और ये ऑपोजिट है, रिजल्टेंट है, हेड के साथ क्या टकराने वाला है, हेड। तो सी क्या है, रिजल्टेंट। तो जब आप ए प्लस बी प्लस सी लिखने वाले हो तो यहां पर ए प्लस बी की जगह पर आप क्या लिख दोगे, सी, और सी तो था ही, तो इट बिकम्स 2c। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है बच्चों, 2c। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिए बेटा, है ना। एक स्माइल तो आ गई होगी आपके फेस पे कि हाँ सर, प्रैक्टिस करते समय अगर आपने कभी प्रैक्टिस की है, आपने असाइनमेंट की है मॉड्यूल की, तो आपने ये गलत किया होगा। क्या कहता है, रिजल्टेंट फाइंड करना है दो वेक्टर का, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट में। ए की वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 10, बी की वैल्यू भी 10 क्योंकि दोनों की वैल्यू 10 गिवन है। 2ab cos थीटा, यहां पर बेटा गलती नहीं कर देनी, यहां ये थीटा दिया हुआ है, लालच दिया हुआ है, बट फंसना नहीं है। लालच देगा, फंसना नहीं है। वेक्टर के बीच में एंगल कब लेते हैं, व्हेन वेक्टर आर ज्वाइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो अगर ये एंगल, जब आप इनको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा बेटा। तो जैसे ही ये 120 डिग्री होगा तो ये जो हो गया 120 की वैल्यू होती है -1/2, ये 100 बेटा, तो ये क्या आ गया, √100, ये आ जाएगा 10। बात समझ रहे हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा 10, डाइन में गिवन है तो ये 10 डाइन्स आ। क्लियर है भी, ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, ध्यान से देखें बेटा, ये समझ में आया सबको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, कहते हैं गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। ये समझ रहे हैं, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो इन छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखना होता है। ये क्या है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर होता है ना जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, फटाफट से कमेंट करके लिखना है बेटा। मैं यहां नहीं बताऊंगा, वन शॉट में बताया था। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने समझ रहे हैं। जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो भी आपको कमेंट करके बतानी है। a plus b plus c equal to 0 vector. Out of these three vectors, there are two vectors are equal in magnitude, and the magnitude of the third vector is √2 times. दो चीजें समझ में आई कि सर तीनों का सम 0 है, तो ये क्या बनाएंगे, एक क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे। अब दो की मैग्नीट्यूड सेम है और तीसरे की मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स है। तो एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो और तीसरी √2 टाइम्स हो, कौन सी होती है, एक स्माइल तो आई होगी फेस पे, ये सर आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया। अगर आप इन तीनों का सम 0 करना चाहते हैं तो जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, ये तीनों वेक्टर किस में होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ये तीनों वेक्टर कैसे होने चाहिए बेटा, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर मतलब एक नेक्स्ट वाले की टेल पिछले वाले के हेड के ऊपर, ओके। अब हमें पूछा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फटाफट से क्या आंसर आ रहा है आपका, सोच लीजिए बेटा सभी बच्चे। अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये 90, ये 45, ये 45, क्या आंसर आ रहा है, सेकंड। ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं और आंसर गलत मार्क कर देते हैं। ये इसका आंसर नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही समझाया था बेटा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स ऐसे नहीं लेते। कैसे लेते हैं बेटा? व्हेन वेक्टर्स ज्वाइंड टेल टू टेल। अगर आप इस बी को नीचे एक्सटेंड करें तब ए और बी की टेल कोइंसाइड करेगी, ये 90 डिग्री। अगर आप ए को आगे एक्सटेंड करें, ए और सी की टेल कोइंसाइड करेगी तो एंगल 135 डिग्री। अगर आप इस सी को आगे एक्सटेंड करें, सी और बी की टेल कोइंसाइड करेगी तो एंगल 135 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। समझे बेटा? 45 45 90 लालच दिया जाएगा, फंसना नहीं है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद बी। हमें ये पता है बेटा कि अगर ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच में कहीं लाई करता है, इनके बीच में कहीं लाई करता है। ए के साथ एंगल अल्फा, बी के साथ एंगल बीटा बनाता है। अब हमें ये पता है क्या तीन केस लिखे थे उस वन शॉट वीडियो में। बार बार मैं बता रहा हूं बेटा, ये वन शॉट वीडियो हमने डाली थी 1.5 आवर्स में, कंप्लीट थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहां पर भी ये डाला गया था कंसेप्ट, क्या कि अगर ए बी के बराबर है तो अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे। अगर ए बड़ा हो गया बी के तो बेटा ये रिजल्टेंट ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डोमिनेटिंग वेक्टर है उसी तरफ रिजल्टेंट होगा, तो अल्फा छोटा हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाता है बेटा? छोटा हो जाता है। अगर ए छोटा हो जाए बी बड़ा तो रिजल्टेंट वेक्टर बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बीटा छोटा हो जाएगा और अल्फा बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में आपको चारों ऑप्शंस को चेक करना है। क्या कहता है? अल्फा छोटा है तो ए बड़ा होना चाहिए था, ये गलत हो गया। अल्फा छोटा है तो ए बड़ा होना चाहिए था बेटा, अल्फा छोटा है तो ए बड़ा होना चाहिए था। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन इसकी राइट आंसर बन जाएगी। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है? वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। अरे ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। आपको पता है कि अगर ये रिजल्टेंट है ए प्लस बी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी यानी कि 18। और यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा इसकी? ए माइनस बी। ये हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी कि 2। तो मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 18। इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। 2 हो सकता है, यस। 8 हो सकता है, यस। 18 हो सकता है, यस। 20 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 18 है, तो 20 पॉसिबल नहीं है। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से पहले खुद से आंसर मार्क करिए, फिर मैं बताता हूं क्या कह रहा है। कर लिया बेटा? आर इक्वल टू ए प्लस बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स इफ आर इक्वल टू ए प्लस बी। जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट हो जाता है 2a cos थीटा बाय 2। अब अगर रिजल्टेंट भी इन्हीं के बराबर हो जाए तो हमारे पास अगर आप सॉल्व करें तो cos थीटा बाय 2, तो थीटा कितना आ जाता है बेटा? 120 डिग्री। थीटा कितना आ जाता है? 120 डिग्री। बट ये किसके बीच में होता है? बच्चे फटाफट आंसर मार्क कर देते हैं ये, बट ये नहीं है बेटा। ये किसके बीच में होता है? बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। दिस एंगल इज बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। बट हमसे किस में पूछ लिया? आर और ए में। जब ये होता है तो हमें ये भी पता है कि रिजल्टेंट लाइज अलोंग बाइसेक्टर। रिजल्टेंट लाइज अलोंग बाइसेक्टर। अगर ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट लाइज अलोंग बाइसेक्टर। तो रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन। कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन। ओके, तो क्या आंसर आएगा इसका? फर्स्ट। जब ये दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होती है, रिजल्टेंट लाइज अलोंग बाइसेक्टर।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी के बिल्कुल सिमिलर है, बट बच्चे अटकते हैं, बहुत सारे बच्चे अटकते हैं। आप भी करके देखिए क्या कहता है। If the sum of two unit vector is also a unit vector, the magnitude of their difference and angle between the two given unit vector. दोनों वेक्टर सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, तो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है 1, इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, तो सम क्या होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट भी क्या है 1। ऐसा कब होता है, अभी आपने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में देखा, ऐसा कब होता है जब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। इससे जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये करके दिखाया बेटा। ओके, एंगल बिटवीन टू यूनिट, अब इसने पूछ लिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस किसके बराबर होता है, अगर आपको डायरेक्ट याद है मैं वही लिखूंगा बेटा, a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 हो तो डिफरेंस किसके बराबर होता है 2a साइन थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 साइन 120 बाई 2 साइन 60 √3 बाय 2, तो ये हमारे पास कितना बच गया बेटा √3 बच जाएगा। ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपको, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, इसमें 2-3 ही वेरिएशन है, ये डेटाबेस में वेरिएशन है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इसको समझ गए तो समझो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, गौर से देखिए बेटा, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हमने एक वन शॉट वीडियो भी अपलोड करी थी वेक्टर के ऊपर बेस्ड, जिसमें सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम दोनों के बारे में बात करी थी, और वही यहां पर है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड का सम, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड का सम आपको यहां पर लेना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सम, इसे क्या बोलते हैं रिजल्टेंट। ये कितना है बेटा 8 न्यूटन, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब कहते हैं द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, जो हमारे पास ये रिजल्टेंट है ये स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए इज अ स्मॉलर वेक्टर, हमने ये लेट कर लिया कि ए इज अ स्मॉलर वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट हो गया बेटा। तो कोई बता सकता है बी वेक्टर किधर होगा, जैसे कि आपको पता है जो रिजल्टेंट है इट लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो बी वेक्टर कहीं यहां पर होना चाहिए। अब अगर आप इस बी वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करते हैं और इसे एक क्लोज ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू आर, इसका मतलब ए एंड बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में हैं और आर ऑपोजिट ऑर्डर में। अब हमें कहा था आर इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जो वेक्टर की लेंथ होती है, जो वेक्टर की लेंथ होती है बेटा, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये एक क्लोज्ड एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी लेंथ आर होगी, इसकी बी और इसकी ए, और पाइथागोरस लगेगा तो ऐसे लगा सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, मुझे लगता है क्या होना था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर इधर ले आइए, इसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बी माइनस ए बी प्लस ए इक्वल टू आर। तो बी माइनस ए, बी प्लस ए की वैल्यू क्या है 16 और आर की वैल्यू क्या है 8। ये हमने कहां से पुट करी बेटा, पहली दो इक्वेशन से। अब अगर आप ध्यान से देखें तो b माइनस ए कितना हो जाएगा, ये 64 ये 16, तो b माइनस ए आपके पास कितना हो गया बच्चों 4। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आपको b और a की वैल्यू निकालनी है तो हम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को फिर से यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कहती है a प्लस बी इक्वल टू 16,
थर्ड इक्वेशन कहती है b माइनस ए इक्वल टू 4। तो बेटा इनको प्यार से ऐड कर दीजिए। 2b इक्वल टू 20, तो b की वैल्यू 10, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए बेटा। तो हमारे पास a प्लस बी था 16, तो b की वैल्यू 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी 6 एंड 10। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। मूविंग टूवर्ड दिस क्वेश्चन, ये एक रिजल्ट है बेटा। गिवन दैट a इक्वल टू बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a प्लस बी, a माइनस बी। वैसे तो मैंने SIP सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे हमारी वन शॉट वीडियो में बेटा, बट यहां पर मैं आपको दो तरीके से बता देता हूं। अगर ये हमारे पास दोनों बराबर हैं, एक तो आप इनमें डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें सभी टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलकर भी आएंगे डॉट प्रोडक्ट के, बट ये यहाँ पर रिजल्टेंट लिखवाया जाता है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर। तो क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए, फर्स्ट टर्म को डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट ए स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास माइनस ऑफ ए डॉट बी, फिर आ गया प्लस ऑफ बी डॉट ए, फिर आ गया हमारे पास बी डॉट बी स्क्वायर। क्योंकि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है इट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी, तो ये कट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी बराबर है, तो क्या आ गया 0। ये तो हो गया इसका डेरिवेशन मैथमेटिकल। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे हमने देखा कि ए और बी दोनों बराबर हैं, कंसेप्चुअली अगर आप देखें, मान लेते हैं ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा। जब ए और बी बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट लाइज अलोंग बाइसेक्टर, रिजल्टेंट लाइज अलोंग बाइसेक्टर। और जब आप सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन क्या होती है बेटा, ए एंड माइनस बी, मैग्नीट्यूड तो इनकी भी सेम होगी, एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो ए और बी के बीच में लाई करेगी। कितने एंगल पे लाई करेगी बेटा, 180 माइनस थीटा बाय 2। तो एंगल बिटवीन आर एंड R1 क्या हो गया, ये हो गया थीटा बाय 2 प्लस 180 माइनस थीटा बाय 2। अगर आप 2 एलसीएम ले लें, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, इट बिकम्स 90। क्या ये बात समझ में आई? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, हमने एक और रिजल्ट बताया था वन शॉट में कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर हो तो आर की मैग्नीट्यूड R1 के बराबर होगी, और अगर ए बी के बराबर हो तो आर परपेंडिकुलर होगा R1 के। ये एक इनमें एक रिलेशन बन जाता है जो आपको बताया गया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और वहां ऊपर जो है टैग भी किया हुआ है, तो वहां पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। Sum of these three vector, this is based on resolution of vector, component of vector, splitting of vector, projection of vector, बहुत सारे नाम इसके लिए जाते हैं बेटा। फटाफट से सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को। कर लिया बेटा सबने? अब ये 3 वेक्टर का सम फाइंड करना है। 2 वेक्टर के लिए तो आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। 3 वेक्टर के लिए आपको कंपोनेंट्स लगेंगे। कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर है, अगर हम इस वेक्टर का किसी एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट देखते हैं तो जिसके साथ एंगल थीटा है, तो उस तरफ इसका कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है आर साइन। सबको ये मालूम है बेटा, है ना? तो अब अगर आप यहां पर मेरा साथ दें तो इस 10 का एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैं ऐसा करता हूं, यहां एक और डायग्राम बना लेता हूं। इसी डायग्राम में सब कुछ करेंगे तो शायद समझ में ना आए, ठीक है? तो एक हमने यहां पर और बना लिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस 10 का इधर कंपोनेंट क्या होगा हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, यह आएगा 10 cos 37। cos 37 की वैल्यू सबको मालूम है, cos 37 4/5, sin 37 3/5, ओके, sin 53 4/5, cos 53 3/5। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होती हैं। तो इसी 10 का
इस 10 का y के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, 10 साइन 37। अब साइन 37 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6, कॉस 37 पुट करोगे तो ये 8। अब अगर आप देखें इस 6√2 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, 6√2 cos 45, cos 45 1/√2। 6 y के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 6√2 sin 45, sin 45 इज अगेन 1/√2, तो ये 6 हो गया। इस 5 का अगर आप इस 5 का कंपोनेंट देखें तो इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 cos 53, तो ये 3 बच गया। y के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 sin 53, तो ये 4 बच गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इधर ऊपर की तरफ टोटल कितना था, यहां हमारे पास टोटल कितना था, 6 और 6 है 12, और इधर अपोज कर रहा था 4, तो ये कितना बच गया, 6 + 6 - 4 8। इधर हमारे पास कितना है, 8 + 3 11, और इधर अपोज करने वाला 6, तो इधर क्या बचेगा बेटा, इधर बचेगा 8 + 3 - 6 यानी कि 5। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो सम ऑफ वेक्टर है, उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, 5i कैप + 8j कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट बेटा, if a vector is perpendicular to this then the value। अब ये डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब जो क्वेश्चन आएंगे दैट आर रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट। अब अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, a.b = 0। फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फटाफट से करिए, मैं जरा वेट करता हूं। यही क्वेश्चन हमने वन शॉट वीडियो में भी डाला था बेटा, यही क्वेश्चन हमने वन शॉट वीडियो में भी डाला था। फटाफट से कर दीजिए, कर दिया, आ गया आंसर, मैच कर गया, खुश हो गया दिल। अब ध्यान से देखिए, क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी बेटा। कैसे, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कहते हैं कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से कर दो, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। ये गलत हो जाएगा बेटा। जैसे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही ये भी है। आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कोफिशिएंट जे है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से। जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से। और के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना है, 8 अल्फा = 0। जैसे कि मैंने कहा, मैं आपके लिए सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं, तो उम्मीद है आपको इन सभी क्वेश्चन को करके एक क्लैरिटी मिली होगी और एक सेटिस्फेक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है, पीवाईक्यू का ही है, लास्ट क्वेश्चन भी पीवाईक्यू का था। Two vectors are perpendicular to each other. The positive value of A, यहां पर भी परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होने वाला है। A.A, अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो I और I के कोफिशिएंट A², J और J के कोफिशिएंट -2A, K और K के कोफिशिएंट -3 = 0। अब यहां पर फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो 9th 10th में आप मैथ सीख कर आए हैं वो यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए की 2 वैल्यू आएंगी, 3 और -1। हमें कौन सी चाहिए, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ओके, मूविंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दिस इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ cos थीटा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट। cos थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है A.B डिवाइड बाय AB। बच्चों अगर हमें दो वेक्टर दिए जाएं I J K कैप के फॉर्म में तो cos थीटा होता है A.B डिवाइड बाय AB। A.B I को I के साथ 1 आ गया, J को J के साथ, इधर तो J है ही नहीं, फिर फंस सकते थे यहाँ आप, 1 + 1 2 कर देते तो आंसर नहीं आता। यहां J है ही नहीं।
इधर k है बट इधर k नहीं है तो 0 डिवाइड बाय a की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 बाय रूट टू तो 1 बाय 2। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। आप समझ रहे हैं, हमने ज्यादातर क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए जिसमें बच्चे फंसते हैं। ओके बेटा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वन शॉट वीडियो तो जरूर देखनी है आपको, जो हमने बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाई है, जिसमें 1.5 आवर में थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, अब नंबर तो नहीं याद रहे कितने हो गए, ये भी एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या कहता है, आई यहाँ पर कैप है, आई कैप जे कैप के कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सेस, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज इक्वल टू। बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सिंपल ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो आई को आई के साथ किया 1, जे को जे के साथ किया 1, और k इधर है बट इधर है ही नहीं तो ये 0। a का जो मैग्नीट्यूड है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b का जो मैग्नीट्यूड है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इट बिकम्स 2 बाय रूट 3 रूट 2, इट बिकम्स रूट 2 बाय 3। क्या ये बात समझ में आई बेटा? बट क्या ये ऑप्शन में है? बच्चे क्या करते हैं, सर आया तो रूट 2 बाय रूट 3 है, साइन और कॉस भूल जाते हैं और सीधा ये आंसर मार्क कर देते हैं। बेटा ऐसी गलती अगर आपने भी कभी की है, जब आपको नहीं पता ऐसे कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखना है बेटा। अब अगर हमारे पास ये कॉस थीटा है, आप देख सकते हैं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ रखा है, तो आपको ये करना आना चाहिए। अब अगर ये कॉस पता चल गया तो साइन कैसे निकालेंगे, कई बार टेन भी निकालना पड़ता है बेटा, तो आप लिख लेते हैं ये थीटा। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इट बिकम्स 1। क्या ये बात समझ में आई? अब हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 3। अगर आपको टेन थीटा निकालना था तो वो क्या होता है, 1 बाय रूट 2, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं जिसमें कॉस थीटा निकल आता है बट वो ऑप्शन में मैच नहीं करता, तो बच्चा साइन मार्क कर देता है, तो वो गलत हो जाएंगे, +4 के -1 हो जाएंगे बेटा, तो ध्यान रखना है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारे पास एक वेक्टर है एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो अगर आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल कॉस अल्फा है तो वो क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। तो इस केस में एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1, और टोटल मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1 बाय रूट 4 यानी कि 1/2। तो अल्फा कितना आ जाएगा, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन को साइन पूछी है, तो डायरेक्शन को साइन क्या आ गई, 1/2। ऐसे ही कॉस बीटा निकालेंगे बेटा, उसमें भी y का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट डिवाइड बाय टोटल मैग्नीट्यूड, तो सेम हो जाएगी बेटा, टोटल मैग्नीट्यूड तो सेम आएगी 1/2। कॉस गामा k का कोफिशिएंट डिवाइड बाय टोटल मैग्नीट्यूड, k का कोफिशिएंट क्या है, √2, टोटल मैग्नीट्यूड तो सेम आएगी, तो क्या आएगा 1/√, तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा। इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी होता है डायरेक्शन को साइन का, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। पेपर में लास्ट की जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज होती है, नीट एग्जाम जैसे टेस्ट में बच्चे अक्सर ऐसा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्या आंसर मार्क करते होंगे, अगर मैं इसकी ऑप्शंस बना के दूं आपको, अगर मैं इसकी ऑप्शंस बना के दूं यहां 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, तो क्या आंसर आएगा आपका? फटाफट से वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें।
कर लिया है, क्या आंसर आएगा? अगर आप देखें तो बच्चों 90% बच्चे 60 डिग्री मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है सर, 60 एक्स के साथ है, 60 वाई के साथ, तो तीसरा भी 60 बच गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है क्या? ऐसा नहीं है। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगता है यहां? जब x के साथ एंगल हो, y के साथ हो, z के साथ हो, स्पेस वेक्टर है बेटा, तो आपको यूज करनी है प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? 1। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अल्फा, तो cos 60 का स्क्वायर। y के साथ जो एंगल है वो बीटा का स्क्वायर, और z के साथ जो एंगल है वो हमारे पास क्या है बच्चों? गामा, जो हमें फाइंड करना है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, और ये हमारे पास है cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा किसके बराबर आएगा? 1 माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया बच्चों? ये कितना हो गया इन दोनों का सम? 1/2। तो cos स्क्वायर गामा किसके बराबर आया? 1/2। बच्चा अभी भी लालच करता है क्योंकि दिमाग में 60 चल रहा होता है कि cos 1/2 आ गया, 60 हो गया। ये cos स्क्वायर 1/2 है, तो cos गामा किसके बराबर आएगा? 1/√2। तो गामा कितना आएगा बच्चों? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45। ध्यान रखना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है। आप देखिए, मुझे भी नहीं मिला उस बुक में जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाए थे, तो मुझे ये खुद टाइप करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, और आपने वीडियो को लाइक भी किया। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कैसे लिखते हैं बेटा? ए वेक्टर पूरा, ए वेक्टर पूरा बेटा, साथ में बी की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लिखना है उसकी डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड आएगी बेटा। अगर आपको पूरा वेक्टर लिखना है तो एक बार डायरेक्शन को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे होता है ये वन शॉट में हमने बताया था कि अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है और आप इसका कंपोनेंट बी के अलोंग देखना चाहते हैं, तो वो कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है? ए डॉट बी डिवाइड बाय बी। तो ये बन जाता है ए डॉट बी क्या। और जिस डायरेक्शन में आपने लिखा है, अगर ये तो मैग्नीट्यूड आएगी, ए कॉस थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड। तो उसी डायरेक्शन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू राइट कंपोनेंट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो बेटा यहां पर फटाफट से क्या करेंगे, यहां आप लिख लेंगे ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी, साथ में यहां पर फिर से लिख लेंगे बी वेक्टर डिवाइड बाय बी। ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ, बी का मैग्नीट्यूड √2, और यहां पर आई प्लस जे बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड √2। तो इट बिकम 7/2 आई कैप प्लस जे कैप। ओके, तो आंसर क्या बन जाएगा? 4। मूविंग टूवर्ड दिस क्वेश्चन बेटा, ये है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड। फटाफट से अपना आंसर मार्क करें और कमेंट करें कि आपको क्या लग रहा है इसमें। फटाफट से फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड को जो आपको लग रहा हो। पी क्रॉस क्यू, मैं फटाफट से बता देता हूं क्या होता है। पी क्यू साइन थीटा एन कैप। एन होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू, और यही इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। तो यही लिखना था हमें। तो एन कैप को क्या लिखा जा सकता है? पी क्रॉस क्यू डिवाइड बाय पी क्यू साइन थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश की गई है। यहां पर देखिए पी क्यू साइन थीटा है, बट ऊपर क्या वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वैस है ना, यहां पर अगर आप देखें एक यूनिट वेक्टर है, दूसरा वेक्टर। तो अगर आप p को p से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास p कैप क्रॉस q को q से q कैप डिवाइड बाय साइन थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन। ओके, इस तरीके से ध्यान से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है,
इसी के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक ये PYQ में आया हुआ है बेटा, डॉट ए किसके बराबर होता है। वन शॉट वीडियो में भी ये अवेलेबल था जो हमने आपके साथ शेयर करी थी 1.5 आवर्स की। तो आप यहां पर अगर देखें तो क्या होता है बेटा, जो A क्रॉस B है हमने ये लिखा था इट इज परपेंडिकुलर टू A, परपेंडिकुलर टू B, और हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B। जिस प्लेन में A एंड B दोनों वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर है। तो जो A प्लस B होता है ये उसी प्लेन में होता है जिसमें A और B होते हैं, और जो क्रॉस है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब जो A क्रॉस B है इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A प्लस बी, A माइनस बी। अगर ये वाला इसके परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 0। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का A प्लस बी के साथ 0 बेटा। तो यहां पर भी क्या आता है, 0, क्योंकि ए यहां पर देखिए क्रॉस था, क्या था बेटा, यहां क्रॉस था बेटा, यहां पर क्या था, क्रॉस। A क्रॉस B डॉट ए बी 0। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्या कह रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों को एक साथ लगा रहा है। 3/4 A क्रॉस B की मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड लेनी है, ए बी साइन थीटा, A डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए बी कट जाएगा तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, 4/3। ये आपको पता होना चाहिए एंगल कितना होता है, 53। ऊपर किसी वीडियो में हमने जहां पर वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था वहां आपको बताया था कि साइन 37 साइन 53 कॉस 37 कॉस 53 की वैल्यू क्या होती है। तो tan 53 भी साइन 53 बाय कॉस 53 से आप निकाल सकते हैं। मूविंग टूवर्ड next question, this is also based on application of cross product. Two vectors are parallel, B is parallel to this, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 भी कर सकते हैं, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या लगा दो, अगर ये दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो क्या होगी बेटा, सेम होगी। कोफिशिएंट की रेशो क्या होती है, सेम होती है। याद आया आपको, अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट की रेशो सेम होती है। तो 6/3 2/1 2/1 इक्वल टू S/2। आप देख सकते हैं ये भी कितना है 2, ये भी कितना है, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। S की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फटाफट से अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए बेटा। आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं, और अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें बेटा कुछ क्वेश्चंस। और आप कुछ क्वेश्चंस के जो हमने पूछा था कमेंट करें, उन क्वेश्चंस के रिप्लाई आप कमेंट करें, और कैसी लगी ये वीडियो ये जरूर कमेंट करें। इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि नेक्स्ट वीडियो में और क्या इंप्रूव करना है। और ये वीडियो भी हमने एक स्टूडेंट की कमेंट में, जो वन शॉट वीडियो के कमेंट के रिक्वेस्ट में ही बनाई है। तो अगर आप भी कोई ऐसी वीडियो चाहते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, ये होता है 1/2। ये एक पैरेललोग्राम है, इसके दो डायगोनल्स होते हैं बेटा, D1 D2। अगर हम देखें जो एरिया है वो हमारे पास ये A है ये B है, तो एरिया किसके बराबर होता है, ये होता है A क्रॉस B के बराबर। बट अगर हमें डायगोनल गिवन हो तो 1/2 D1 क्रॉस D2 की मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर है भी, तो ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा जगह बना लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें ये चाहिए होगा। अरे चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये ऐसे। अब हमें क्या करना है, D1 D2 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो D1 क्रॉस D2,
पहले हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। कैसे करते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट? आई कैप माइनस जे कैप के कैप। आई पहले डायगोनल के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का हमने इसके कोफिशिएंट से लिख लिए। फिर दूसरे के 1 -3 4। ओके, फिर अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो स्पेस का थोड़ा सा चक्कर है, हाँ, यहां पर अगर आप देखें ये आई कैप है, तो जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे। 1 इंटू 4 3 इंटू 2, तो 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये -6 आ गया। माइनस जे कैप बेटा क्या हो रहा है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो 1 इंटू 4 और 1 इंटू -2, तो क्या आएगा 4 -2 आ जाएगा। फिर क्या आ गया हमारे पास के कैप बेटा, इसको छोड़ दीजिए बेटा, 1 इंटू -3 -1, तो ये आ गया -3 माइनस। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? तो अब ये हमारे पास आ गया -2 आई कैप, ये आ गया -6 जे कैप, और ये आ गया -4 के कैप। अब अगर हम देखें तो एरिया किसके बराबर होगा? एरिया होगा इनकी मैग्नीट्यूड, इन दोनों की मैग्नीट्यूड, फिर उसका आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे तो यहीं पे लगा लेते हैं बेटा, एरिया किसके बराबर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बच्चों? 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये कितना हो गया, 4 + 36 40 56 डिवाइड बाय 2। अगर 2 को अंदर ले जाएं तो 56/4, ये हमारे पास √14 इसका एरिया हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट। तो ये थे सभी टॉपिक के ऊपर बेस्ड सीक्वेंस में क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर वेक्टर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कोशिश की है सिलेक्ट करने की, सो दैट आप सभी टॉपिक को टच कर पाए, उनको समझ पाए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और ये जरूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।